नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प किरदार की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दो शब्द दिमाग में आते हैं, जीनियस और पागल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। वो सुल्तान जिसने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली पर हुकूमत की। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक इतना पढ़ा लिखा, इतना विजनरी सुल्तान जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचता था, उसे इतिहास ने पागल बादशाह का नाम क्यों दे दिया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पता है, मोहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम दिया गया था, दिल्ली का सबसे समझदार मूर्ख। सोचिए, उसे विरासत में अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे दौलतमंद सल्तनत मिली थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसके 26 साल के शासनकाल को आज भी इतने विवादों के साथ याद किया जाता है? असल में इतिहासकारों के लिए भी उसका किरदार समझना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। उसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। एक ऐसा शासक जिसके फैसले एक तरफ तो कमाल के दूरदर्शी होते थे और दूसरी तरफ उतने ही ज्यादा क्रूर और विनाशकारी। तो चलिए इस सुल्तान के किरदार के इन दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ वो एक पढ़ा लिखा विजनरी इंसान था और दूसरी तरफ एक बेरहम तानाशाह। ये दोनों पहलू एक ही इंसान में थे। सोचिए, एक तरफ वो इतना इंसाफ पसंद था कि एक आम काजी यानी जज के सामने खुद पेश हो जाता था, और दूसरी तरफ वही सुल्तान अकाल के वक्त अपनी ही प्रजा पर बेरहमी से टैक्स लगा देता था, विद्रोहियों को कुचल देता था। और उसकी काबिलियत कमाल की थी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, बल्कि एक स्कॉलर था। फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, आप नाम लीजिए, वो हर चीज का माहिर था। शायद इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी कहा जाता है। और पता है, उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा कि सरकारी पद खानदान या धर्म से नहीं, काबिलियत से मिलेंगे। उसने माली, बावर्ची, यहां तक कि नाइयों को भी बड़े बड़े ओहदे दिए। जाहिर है, जो पुराने अमीर सरदार थे वो इस बात से आग बबूला हो गए। तो अब आते हैं उन 5 बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर। ये वो 5 फैसले थे जिन्होंने उसके पूरे शासन की कहानी लिख दी और उसकी पागल बादशाह वाली इमेज को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो ये थे वो 5 बड़े एक्सपेरिमेंट्स। एक बात कॉमन थी सब में, आइडिया तो कमाल का था, ब्रिलियंट था, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना खराब कि नतीजा तबाही। पहला बड़ा प्रोजेक्ट, राजधानी बदलना। 1327 में उसने फैसला किया कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाएगी। देखिए, सोच अच्छी थी। दौलताबाद भारत के बीच में था, तो पूरे साम्राज्य पर नजर रखना आसान होता और मंगोलों के हमलों से भी ज्यादा सुरक्षित रहता। लेकिन उसने दिल्ली की पूरी आबादी को 1200 किलोमीटर पैदल चलने का हुक्म दे दिया, वो भी गर्मियों में। 40 दिन की वो यात्रा इतनी खौफनाक थी कि हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रास्ते में ही दम तोड़ गए। और अंत में क्या हुआ? कुछ साल बाद राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, और ये तो बिल्कुल आज के जमाने जैसा था, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी। सोचिए, 14वीं सदी में दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी, तो सुल्तान ने पीतल और तांबे के सिक्के चला दिए और ऐलान कर दिया कि इन सिक्कों की वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। ये आइडिया बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं। आइडिया तो जीनियस था, पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सिक्के का डिजाइन इतना सिंपल था कि लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। उस दौर के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। नतीजा यह हुआ कि बाजार नकली सिक्कों से पड़ गया और सल्तनत की पूरी इकॉनमी बर्बाद हो गई। तीसरा प्रोजेक्ट था खुरासान अभियान। ये मध्य एशिया यानी आज के इराक को जीतने का एक बहुत बड़ा प्लान था। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक भारी भरकम फौज तैयार की गई, और तो और सबको 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई। लेकिन इससे पहले कि फौज कूच करती, खुरासान के राजनीतिक हालात बदल गए और पूरा का पूरा अभियान रद्द करना पड़ा। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। फिर आया चौथा अभियान, कराचिल। ये हिमालय के खतरनाक पहाड़ी इलाकों से होते हुए चीन पर हमला करने की योजना थी। लेकिन ये अभियान एक भयानक आपदा में बदल गया। कहा तो ये भी जाता है कि उसकी लगभग 1.5 लाख सैनिकों की फौज में से सिर्फ 3 लोग जिंदा वापस लौटे। एक और विनाशकारी नाकामी। और 5वां और आखिरी बड़ा फैसला, दोआब में टैक्स बढ़ाना। ये गंगा यमुना के बीच का सबसे उपजाऊ इलाका था।
लेकिन सुल्तान की किस्मत देखिए, जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया उसी साल वहां भयानक अकाल पड़ गया। भूख से मरते किसानों पर जब टैक्स का बोझ बढ़ा तो उन्होंने बगावत कर दी और इस विद्रोह ने सल्तनत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो एक के बाद एक इन पांचों नाकामियों का नतीजा बहुत बुरा निकला। खजाना खाली था, प्रजा नाराज थी और पूरा साम्राज्य अब विद्रोह की आग में जल रहा था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22। अपने शासन के आखिरी 16 सालों में मोहम्मद बिन तुगलक को पूरे 22 विद्रोहों का सामना करना पड़ा, यानी सल्तनत में कभी शांति रही ही नहीं। और फिर सल्तनत बिखरनी शुरू हो गई। 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। फिर 1347 में दक्कन के इलाके में बहमनी सल्तनत अलग हो गई। दिल्ली सल्तनत की पकड़ लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तो अब आते हैं कहानी के अंत पर। देखते हैं कि इतिहास ने उसके आखिरी पलों और उसकी विरासत के बारे में क्या फैसला सुनाया। साल था 1351। सुल्तान सिंध में एक और बगावत को कुचलने गया हुआ था। वहीं वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ भारतीय इतिहास के सबसे अजीबोगरीब, सबसे उथल-पुथल भरे और सबसे महत्वाकांक्षी शासन का अंत हो गया। उसकी मौत पर एक इतिहासकार बदायूनी ने ऐसी बात लिखी जो आज तक दोहराई जाती है। उन्होंने लिखा, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से छुट्टी मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से। बस ये एक लाइन सुल्तान और उसकी रियाया के बीच के रिश्ते की पूरी कहानी कह देती है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, कौन था मोहम्मद बिन तुगलक? एक नाकामयाब आइडियलिस्ट, एक बेरहम तानाशाह, या फिर एक ऐसा जीनियस जो बस गलत सदी में पैदा हो गया था? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दबा है और इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है।